नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम आपको देंगे आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाएंगे कल के बाजार की भी तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे जिन्हें एक्सपर्ट देंगे भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। कल की तैयारी करने के लिए आज हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार और जेम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चलिए, शो शुरू करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और बाजार में आज हम देख रहे थे कि ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली। शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी, उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई मार्केट में। लेकिन बाजार बंद होते होते निफ्टी 180 अंक नीचे बंद हुआ। आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो जो एक्सपायरी हुई वो 24,200 के नीचे देखने को मिली। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 37 अंकों की बढ़त, एकदम सपाट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो जो रिकवरी थी वो टिक नहीं पाई और दिन के निचले स्तर के पास बाजार बंद हुआ। और आज RBI की पॉलिसी भी थी, तो उसके वजह से भी हमने बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में थोड़ी तेजी देखी। बैंक पॉलिसी आने के बाद तमाम बैंकों में देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से यहाँ पर दबाव देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी। आज चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ऊपर थे आज ऑटो स्टॉक्स और चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे थे। HDFC लाइफ 2% ऊपर, टाटा मोटर्स में तेजी 1.5% की, SBI लाइफ, HDFC बैंक और सिप्ला करीब 1 से 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं LTI माइंट्री में वीकनेस थी करीब 4% की, ग्रासिम 3.5% नीचे, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और अपोलो हॉस्पिटल में भी कमजोरी देखने को मिली है। NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो जब थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे पॉलिसी आने के बाद काफ़ी शानदार तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी देखने को मिली। लेकिन बाजार बंद होते होते जो गिरने वाले शेयर्स थे उनकी तादाद बढ़ गई और करीब 1440 स्टॉक्स NSE में गिरावट के साथ बंद हुए। तो यह है आज का मार्केट। और हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिली। चलिए, अब दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्नेहा पोद्दार भी जुड़ी हैं और तेजस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करेंगे। पहला सवाल आया है यूट्यूब पर। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल भेजा है विवेक कुमार जी ने। 100 शेयर्स हैं और 802 की इनकी खरीद है। स्नेहा, आप राय दीजिए, LIC हाउसिंग क्या सलाह होगी आपकी? जी, LIC हाउसिंग के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर थोड़े से वीक आए हैं। पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो बजट में अनाउंस किया था, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे उनका काफी अच्छा फोकस है। तो अगर हम लंबा नजरिया रखें तो इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो फिर रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इसमें डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर निकलने की सलाह को दी जा रही है। अंजू सिंह जी ने सवाल भेजा है बंधन बैंक पर। 5500 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीद 222 रुपए के आसपास इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक को। तेजस जी, क्या सलाह होगी आपकी बंधन बैंक पर? देखो, बंधन बैंक में जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी एक करेक्शन मोड में है, लेकिन स्टॉक अभी सपोर्ट के करीबन है। तो स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन है 195 के करीबन। तो मेरे हिसाब से तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। अगर 195 का लेवल ब्रेक होता है तो उनको एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही कैन होल्ड द पोजीशन, ही कैन होल्ड द लॉन्ग पोजीशन विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 195। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। अमृत चौहान जी ने BPCL लिया हुआ है 135 शेयर्स, 351 पर खरीद है इनकी। स्नेहा, सजेस्ट करिए BPCL में क्या करें? 351 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। ओके, BPCL होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो नीचे के स्तर पे ही है।
हमने थोड़ी बहुत बाउंस देखी है, बट वो कुछ खास नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली आगे जाके अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक ऑयल के प्राइसेस नीचे के मोमेंटम मेंटेन करते हैं, तो इनमें बने रहना चाहिए। ठीक है, तो बने रहने की राय आपके लिए बीपीसीएल पर। अगला सवाल यूट्यूब पर ही आया है, लाली देवी जी का। पीएनबी है इनके पास, 200 शेयर्स 125 पर पीएनबी के इन्होंने लिए हुए हैं और यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है। तेजस जी, क्या सलाह होगी आपकी पीएनबी में? क्या निकल जाएं या बने रहे स्टॉक में? मेरे हिसाब से तो पीएनबी में से निकल जाना चाहिए। अगर उनको अगर बैंकिंग में ही अगर पोजीशन रखनी है तो पीएनबी से स्विच करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले जाना चाहिए। अगर पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लीडर है और उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। तो एक स्विच की सलाह रहेगी, पीएनबी से एग्जिट करके वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएनबी से एग्जिट कर लीजिए और एसबीआई में खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। पीएनबी से एग्जिट करने की सलाह है आपके लिए। अजय पटेल जी ने सवाल भेजा है, टाटा मोटर्स पर 100 शेयर्स 960 पर हैं और आज हम देख भी रहे थे कि ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी यहाँ पर संभालने का काम कर रहे थे बाजार को, और इनकी खरीद भाव 960 का है। वहाँ से अच्छे मुनाफे में करीब 8000 का मुनाफा इन्हें हो रहा है। स्नेहा जी, क्या सलाह होगी आपकी टाटा मोटर्स पर? जी, टाटा मोटर्स पे डेफिनेटली बने रहना चाहिए, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें तो जेएलआर सेगमेंट भी काफी अच्छा कर रहा है और ईवी रैंप अप भी इनकी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। और आगे जाके इनमें ट्रिगर है कि जो डीमर्जर बिजनेस की जो बात कर रही है कंपनी, सीवी और पीवी बिजनेस को अलग करने की, तो जैसे ही उसके फ्रंट पे कुछ भी अनाउंसमेंट आता है तो वो एक री रेटिंग फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है। तो इसे होल्ड करना चाहिए। तो ये है सलाह टाटा मोटर्स पर आपके लिए। एक अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए और यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अगला सवाल लेते हैं और चेतन ने हमें पूछा है, इनका सवाल है हिंदुस्तान कॉपर पर 164 शेयर्स 312 की इनकी खरीद है हिंदुस्तान कॉपर में, और नुकसान भी हो रहा है इनको 2812 के आसपास का नुकसान भी इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। क्या सलाह होगी आपकी तेजस? हिंदुस्तान कॉपर पर नुकसान में है, बने रहना चाहिए इन्हें? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर अभी भी थोड़ा जो चार्ट सेटअप है वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन इसका जो पोजिशनल सपोर्ट है, जो 200 डे की मूविंग एवरेज है, वो करीबन 280 282 के करीबन है। तो अगर इनका लंबा नजरिया है तो 280 का एक स्टॉप लॉस लगा दे और यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। तो कोई पुल बैक आए हिंदुस्तान कॉपर में तो एग्जिट के मौके ढूंढिए इस स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर में, ये सलाह आपको दी जा रही है। नुकसान में है फिलहाल, लेकिन उछाल पर निकलने की कोशिश कीजिए। शशि कुमार जी ने सवाल भेजा है एसबीआई पर। एसबीआई पर थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, तेजस जी ने सलाह भी दी थी कि आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन स्नेहा, आप सजेस्ट करिए, 850 पे इन्होंने लिया हुआ था एसबीआई को, अभी फिलहाल नुकसान में है ये। समय तो नहीं बताया है कि कितना समय दे सकते हैं, लेकिन करीब 4-5 हज़ार का नुकसान इनको है इस स्टॉक में। एसबीआई के लिए अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जी, एसबीआई में हमारा टारगेट ऐसे तो अगर 1 साल की हम बात करें तो हमारा टारगेट 1000 के ऊपर का ही है और एसबीआई पे हम काफ़ी बुलिश भी है। इनफैक्ट अगर है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर कुछ प्ले करना ही है तो एसबीआई सबसे सेफेस्ट बेट है। जहाँ हम ओवरऑल थोड़ा-सा ग्रोथ मॉडरेशन की बात करें, वहीं पे एसबीआई के नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग है। तो इससे पीएसयूज़ में अगर कुछ होल्ड करना है तो एसबीआई डेफिनिटली होल्ड कर। तो एसबीआई को होल्ड करके आप चल सकते हो। थोड़ी देर पहले तेजस भी कह रहे थे कि एसबीआई में आप बने रह सकते हैं। पीएनबी था एक दर्शक के पास, पीएनबी से एग्जिट करके एसबीआई के चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल बेहतर नजर आ रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। रविंद्र जी ने भेजा है, कोचिंग शिपयार्ड है इनके पास, 50 स्टॉक्स 2357 पर इन्होंने कोचिंग शिपयार्ड के शेयर्स लिए हैं और ये हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है इनकी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है कोचिंग शिपयार्ड को लिए हुए, और यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है इस वक्त। 1.5% नीचे आज ये स्टॉक कारोबार भी करा था। तेजस जी, क्या राय होगी आपकी कोचिंग शिपयार्ड में? देखो, कोचिन शिपयार्ड का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी पोजिशनल के हिसाब से अच्छा है। स्टॉक अभी इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से इनको एक
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 2200 का। जब तक 2200 का स्तर टूटता नहीं है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। और यहाँ से अगर कोई रह जाती है तो करीबन 2650 से लेके 2700 के करीबन अगर स्टॉक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो 2627 के आसपास मिले तो प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। फिलहाल तो नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन कुछ थोड़ा उछाल मिले तो निकलने की सलाह आपके लिए। विष्णु जी ने सवाल भेजा है आरवीएनएल पर, और स्टॉक पर काफ़ी सारे दर्शकों का सवाल आ रहा है क्योंकि स्टॉक चला तो काफ़ी था, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि आरवीएनएल टूटा भी काफ़ी है। और हाल जो नतीजे आए उससे भी स्टॉक को नतीजों में भी प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर ही देखने को मिला। आज भी स्टॉक 5% नीचे है। विशु जी ने वैसे तो 140 पर लिया है। स्नेहा, आप सलाह दीजिए। इनको तो और भी अच्छा मुनाफा हुआ होगा, लेकिन हाल फिलहाल की गिरावट में थोड़ा मुनाफे में कमी आई होगी। 538 के लेवल्स पे फिलहाल आरवीएनएल में क्या करें? अभी बने रहने की सलाह देंगी या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्हें? इन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए बिकॉज वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है और नंबर्स भी थोड़े से वीक थे। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, फिर लोअर लेवल्स पे वो बाद में वापस इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी क्योंकि मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल है और वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव है, तो बेटर है प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ठीक है, तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, बाजार में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है आने वाले समय में। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है आरवीएनएल पर। अनिल मल्होत्रा जी ने सवाल भेजा है मैनकाइंड फार्मा, 450 शेयर्स हैं, 1148 की इनकी खरीद है। शानदार नतीजे आए थे मैनकाइंड फार्मा के भी, और उसके बाद हमने स्टॉक में तेज़ी भी देखी थी। इन्हें भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है स्टॉक में। क्या सलाह होगी आपकी तेजस जी? मैनकाइंड फार्मा, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक पर? देखिए, फार्मा पिछले 4 दिनों से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 1930 से लेके 1950 का है। जब तक ये सपोर्ट टूटेगा नहीं, मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। इमीडिएट बेसिस पे जो स्टॉक का रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 2150 के करीबन। अगर वो सरपास होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 2300 के करीबन। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2300। ठीक है, तो 2300 अगले टारगेट्स नज़र आ रहे हैं मैनकाइंड फार्मा में। अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में, और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है आगे, और तेज़ी के लिए आप बने रह सकते हैं। सुमित जी ने सवाल भेजा है आरईसी पर। 2000 शेयर्स 538 के भाव पर इन्होंने आरईसी को लिया हुआ था। शानदार गेन हो रहा है इन्हें, करीब 91,000 का से ज़्यादा का मुनाफा है इन्हें। और क्योंकि शेयरों की संख्या भी अच्छी खासी है, 2000 है इनके पास, इस वजह से देखिए प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा शानदार गेन पर इस वक्त ये बैठे हुए हैं आरईसी के स्टॉक में। स्नेहा जी, मुनाफा तो है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए अभी आरईसी में आपकी सलाह क्या होगी? जी, मैं बोलूँगी इनमें इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एक तो बिकॉज़ मार्केट्स भी वॉलेटाइल है, लेकिन अगर हम इस स्टॉक की पोटेंशियल की बात करें, तो इसमें मैं पार्शियल इसके लिए रिकमेंड कर रही हूँ कि कंप्लीटली एग्ज़िट नहीं करें। पावर सेक्टर में डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और एवरी मंथ हम है ना कितनी हाई पावर डिमांड ही देख रहे हैं। कई नए क्षेत्रों से भी डिमांड आ रही है, तो डिमांड आने से डेफिनेटली जो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज है वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। और इन ये सब कंपनीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को बहुत इम्प्रूव किया ओवर लास्ट फ्यू इयर्स। और अब की जो डिसबर्समेंट्स हो रही है उनमें हमें एनपीएस और वो सब कम देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छे स्वीट स्पॉट में है और नेक्स्ट फ्यू इयर्स तो डिमांड डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग रहने वाली, तो इसमें बने रहना चाहिए, बट अभी के लिए पार्शियल था सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना बेटर है। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आपके लिए आरईसी पर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए यही सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, और हमें महाराष्ट्र से आया है सवाल संजय जी का। आरसीएफ है इनके पास, 100 शेयर्स 184 पर इन्होंने लिया हुआ है आरसीएफ के। तेजस जी, क्या सलाह होगी? ये भी हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है, और दर्शक यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रहे कि वो कितना समय दे सकते हैं, लेकिन आरसीएफ के लिए अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, आरसीएफ ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया था बजट के पहले, और उसके बाद अभी स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है और 200 के करीबन ट्रेड हो रहा है। बट इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीबन 197 के करीबन है, और जो पोजिशनल चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। तो मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। उनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 185 का, और इसका जो लक्ष्य रहेगा पहला वो रहेगा 225 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 245 का, और टाइम होराइजन रहेगा 2 से 3 महीने। ठीक है, 2 से 3 महीने अभी अब आपको होल्ड करने की सलाह आरसीएफ पर दी जा रही है। संगीता जी ने सवाल पूछा है, एनएचपीसी पर 552 स्टॉक्स हैं इनके पास, 97.70 पर इनकी खरीद है, और ये भी हाल फिलहाल की खरीद है, लग रही है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है एनएचपीसी में भी इनकी होल्डिंग को। बट अब संगीता आप माफ़ कीजिएगा, स्नेहा आप क्या सलाह देंगी एनएचपीसी पर? एनएचपीसी से बेटर हमें एनटीपीसी लगता है, पर क्योंकि उनके पास एनएचपीसी है तो जब भी स्टॉक थोड़ा राइज करे तो उस समय स्विच कर सकती है एनटीपीसी में। एनटीपीसी हम बात करें तो एनटीपीसी में पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है और उनकी अच्छी मिक्स है थर्मल और रिन्यूएबल को लेके। तो एनटीपीसी में अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल एनएचपीसी से काफी बेटर है। तो ये है सलाह एनएचपीसी पर आपके लिए। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। स्नेहा, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आज आपकी तरफ से वीआईपी शेयर बताइए। मेरी तरफ से पहला शेयर है कैम्स। तो कैम्स सिर्फ हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं और मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उसके जितने भी सेगमेंट्स है वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। और प्लस एमएफ इंडस्ट्री में जो हमें टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से जो फ्लोज आ रहे हैं एंड अपनी कंट्री के जो फेवरेबल उनको मद्देनजर रखते हुए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 4600। मेरी दूसरी पिक रहेगी किर्लोस्कर ऑयल इंजन। कंपनी ने कल ही इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं और साथ ही साथ में उन्होंने केपेक्स प्रोग्राम भी अपना डिस्क्लोज किया है। कंपनी अपने प्रोडक्ट मिक्स को ओवरऑल काफी इंप्रूव करने की कोशिश करी, जिससे कि उनके मार्जिन इस क्वार्टर में भी इंप्रूव है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यूसली इंप्रूव होंगे। और जो हम ओवरऑल जो कैप गुड्स में पर्टिकुलर पावर सेक्टर से जो डिमांड आ रही है उसको केटर करने के लिए किर्लोस्कर ऑयल बहुत ही वेल इक्विप्ड है एंड डेफिनेटली उस टेलविंड से वो बेनिफिट करेगी। तो इसमें हमारा टारगेट प्राइस है 1100 का, और टारगेट प्राइस है हमारा 1400 का। ओके, तो किर्लोस्कर ऑयल और कैम्स, ये है सलाह स्नेहा जी की तरफ से। तेजस जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? तो आज का मेरा जो पहला वीआईपी शेयर है वो एफएमसीजी सेक्टर से है, क्योंकि मार्केट में एक दबाव बना रहा है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में एफएमसीजी एज ए सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो पहली जो पिक है वो है डाबर लिमिटेड। स्टॉक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये डाबर में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना रहेगा आपको 609 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 660 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 690 का। और दूसरी जो मेरी इन्वेस्टमेंट पिक है वो आईटी क्षेत्र से है। आईटी एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। आज के सेशन में हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी थी, बट मुझे लग रहा है ये मुनाफा वसूली में अच्छे जो दिग्गज शेयर है आईटी में वो बाई करने चाहिए। तो टीसीएस हमारा फेवरेट पिक है। टीसीएस ने भी अभी 4400 के करीबन एक स्विंग हाई बना के स्टॉक अभी एक मोड में है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है काफी दिन पहले, तो अभी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो टीसीएस आप करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4000 के नीचे, और इसका जो पहला लक्ष्य रहेगा वो 4400 का रहेगा, और दूसरा लक्ष्य रहेगा वो 4600 का रहेगा। ठीक है, तो ये दो सलाह हैं तेजस जी की तरफ से।
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। तेजस जी, स्नेहा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दिए जाते हैं। EY ने अपने ESG डिजिटल प्लेटफॉर्म में नए मॉड्यूल को जोड़ा है जिसका नाम है EY ESG कंपास। 2021 में लॉन्च किया गया ये प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाइंट इंफ्रा में कस्टम सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाओं में उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म के नए मॉडल में डबल मटेरियलिटी असेसमेंट यानी DMA, EU CSRD परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ESG रेगुलेशंस डेटाबेस के साथ सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नेट जीरो सस्टेनेबल फाइनेंस सॉल्यूशन के साथ बेहतर क्षमता का इस्तेमाल होता है। अपने लॉन्च के साथ ही EY ESG कंपास भारत के अलावा UK, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया गया है। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।